टैक्स रेवेन्यू टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स को हम लोग समझ रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स में बोला गया था कि ऐसे टैक्स जिनके लायबिलिटी टू पे और उसका बर्डन दोनों ही सेम पर्सन के ऊपर लाई करता है। देखो और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इसको समझने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स भी साथ में देखते जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसमें लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन फॉल्स ऑन दी टू डिफरेंट पर्सन। इसका मतलब है हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जिसको पे करना है, जिसको जो है पेमेंट करनी है टैक्स का, वो पर्सन और जिसके ऊपर वो टैक्स आया, जिसके ऊपर वो बोझ आया, टैक्स का जो बर्डन आया या टैक्स का जो कह सकते हैं बोझ आया, वो दोनों ही सेम पर्सन के ऊपर लाई कर रहा था। अब इसको कैसे देख सकते हैं? अगर किसी एक पर्सन है जिसका नाम है, मान लेते हैं राम नाम है, और उसकी इनकम, उसके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है, तो वो पर्सन के ऊपर जो है जो इनकम टैक्स आएगा, क्योंकि वो राम की इनकम के ऊपर इनकम टैक्स जनरेट हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि बर्डन किसके ऊपर है? राम के ऊपर है। और इस इनकम टैक्स को पे कौन करने वाला है? गवर्नमेंट को। इस इनकम टैक्स को जिसके ऊपर बर्डन था वही सेम पर्सन इसको पे भी करने वाला है, यानी कि लायबल कौन है पे करने के लिए? देना किसको है? भुगतान किसे करना है टैक्स का? राम को ही करना है। इसका ये मतलब है कि ये जो सेम पर्सन राम था, बर्डन भी इनकम टैक्स का उसी के ऊपर आया और पेमेंट भी उसी को करना था। इसी तरीके से एक टैक्स होता है जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होती है ना जिसमें क्या होता है कि लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन फॉल्स ऑन द डिफरेंट पर्सन। ऐसा बोला है कि दोनों अलग अलग लोगों के ऊपर होता है। अलग अलग लोगों से क्या मतलब है कि इस टैक्स में पे कोई और करेगा टैक्स और बर्डन, उसका बोझ किसी और के ऊपर आएगा। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, है ना, कभी लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए हम लोग अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं, और जब हम लोग उसके बाद उसका बिल मंगाते हैं तो बिल में क्या करते हैं कि जिस पर्सन ने खाना खाया होता है, जो डिनर किया होता है वहां पे, उस बिल में कुछ अलग से नीचे टैक्स अमाउंट भी लिखी रहती है, यानी कि फूड प्राइसेस के अलावा टैक्स की अमाउंट भी लिखी रहती है उसमें। और वो किससे लिया जाता है? वो जो पर्सन वहां रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा था, यानी कि वो बर्डन, वो टैक्स का बर्डन किसके ऊपर लाई किया? जो बैठ के खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में, डिनर कर रहा था, बर्डन उसके सर पे आया। लेकिन क्या ये पर्सन जो है वो खुद से जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है? नहीं करता है। तो इस केस में क्या करता है कि जो रेस्टोरेंट के ओनर होते हैं उन्हें टैक्स दे दिया जाता है, और रेस्टोरेंट के ओनर जो है वो लायबल हो जाते हैं गवर्नमेंट तक उस पैसे को, उस टैक्स वाले पैसे को पहुंचाने के लिए। यानी कि ये टैक्स कैसा हो टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसका मतलब है कि बर्डन आया किसी और के ऊपर और उसको पेमेंट किया, उसका पे किया, जाके गवर्नमेंट तक पहुंचाया किसी और पर्सन ने। इस हमारे एग्जाम्पल में बर्डन आया था जो भी पर्सन बैठ के वहां पे खाना खा रहे थे उनके ऊपर, और उसको पेमेंट करने का काम किसने किया था? रेस्टोरेंट के ओनर ने किया था। यानी कि दो अलग लोग हैं, एक के बर्डन आया किसी और के ऊपर, पेमेंट किया कोई और ने। तो ये क्या होता है? इस टैक्स को बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बात समझ में आई? डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस? यस मैम। यस। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में जो डिफरेंस है इसके, उससे अगर हम डेफिनेशन पूछेगी कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम उसे डिफाइन करके पहले एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये काम नहीं करेंगे कि हमने पूछा तो हम सीधे उसके दो चार एग्जाम्पल देख के बता देंगे वो यही होता है। इस तरीके से नहीं बताना है। ये बात समझ में आ रही है? पहले हम उसे डिफाइन करेंगे फिर उसके एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है। अब जो डायरेक्ट टैक्स है ना उसमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या थे? जो लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन, ये दो वर्ड है, कीवर्ड है उसके, लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? लाइज ऑन दिस, फॉल्स ऑन दिस सेम पर्सन बोलेंगे ना। तो सेम पर्सन के ऊपर ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं एग्जाम्पल में देखेंगे कि जो सेम पर्सन को, मतलब टैक्स का बर्डन भी उसके ऊपर होता है, पेमेंट भी उसी को करनी पड़ती है। तो कुछ टैक्स के एग्जाम्पल है जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया जो कि हम लोग पढ़े थे। जैसे कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है ना तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी उसे कॉर्पोरेट टैक्स भरना पड़ता है, जिसे हम प्रॉफिट टैक्स के नाम से भी जानते हैं,
जिसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े भी थे, जो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे थे। और क्या से टैक्स थे, सॉरी इनकम मेथड। और प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, जैसे हम स्टेट ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं, इसका अदर नेम होता है MAT, मैट है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके बारे में अगर बहुत अच्छे से जानना है तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना अभी काम नहीं है। हमें बस ये जानना है कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जिस प्रॉफिट टैक्स बोल सकते हैं, तो ये सारे टैक्स होते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और वही अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल हैं, पहले तो बहुत सारे हुआ करते थे, अब उनका सिंपल सा एक बन गया है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। GST एक अच्छा एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, और भी होते हैं, सेल्स टैक्स हो गया है, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जिसे हम इम्पोर्ट टैक्स भी बोलते हैं, ये सब एग्जाम्पल है किसके, इनडायरेक्ट टैक्सेस के। ओके, अब एक पॉइंट लिखी हुई है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, कि डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। यहाँ एक बात डायरेक्ट टैक्स के बारे में और जाननी है हम लोगों को, कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, और वेयर एज जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। अब होता क्या है ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का मतलब होता क्या है, ये समझते हैं कि उन टैक्सेस को प्रोग्रेसिव बोला जाता है, उन टैक्सेस को प्रोग्रेसिव हम बोलते हैं जिन टैक्स में क्या किया जाता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी इनकम जो है वो बढ़ती रहती है, उन टैक्स, हमारा जो टैक्स के ऊपर रेट ऑफ टैक्स है वो भी इनकम के साथ साथ इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी जो है इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज होता रहेगा, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा टाइप लिखा है जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं, डायरेक्ट तो प्रोग्रेसिव हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। रिग्रेसिव टैक्स का ये मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारे ऊपर से टैक्स का बर्डन और कम होता रहता है। बात समझ में आ रही है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है हमारा ऊपर से टैक्स का बर्डन और भी कम होता रहता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट मिल रहा है मार्केट में, जिसकी प्राइस है कितनी, मान लेते हैं एक सॉल्ट का पैकेट है जिसकी प्राइस है कितनी, 10 रुपीज, है ना, और गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस सॉल्ट के ऊपर जो है वो टोटल 1 रुपी का टैक्स लगाएंगे, तो टोटल कितना रुपए होगा, सॉल्ट जो है वो टोटल 11 रुपी का मार्केट में बिकेगा। ठीक है, क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं तो उसके ऊपर प्राइस इंक्लूडेड होती है, जो हम लोग प्राइस पे करते हैं ना खरीदने के लिए सामान, उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स का प्राइस इंक्लूड होता है, यानी कि हमें कितने रुपए का सामान मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा 11 रुपए का। अब यहाँ मान लेते हैं ना 2 पर्सन है, एक पर्सन है जिनकी जो है इनकम है 100 रुपी, इनकम है इनकी, और दूसरा एक पर्सन है बहुत रिच पर्सन है ना, वेरी रिच पर्सन है। अब इसकी जो इनकम है, इसकी जो इनकम है वो कुछ है, समझ लेते हैं इतनी है, या कितनी जीरो है देख लो कितनी हुई है। 2 पर्सन थे, एक की इनकम 100 रुपीज थी, दूसरे की इनकम इतनी थी। ठीक है, तो एक रिच पर्सन है, एक पुअर पर्सन है हम कह सकते हैं, या एक की इनकम कम वाली है और एक ज्यादा इनकम वाला पर्सन है। तो अगर जब ये मार्केट में जाएगा सॉल्ट लेने के लिए तो इसको कितना रुपए पे करना पड़ेगा, 11 रुपी। ये पर्सन जो है ये मार्केट में जाएगा सॉल्ट परचेज करने के लिए, इसको भी कितना रुपए पे करना पड़ेगा, 11 रुपी। तो अब ये बताओ इस वाले एग्जाम्पल में जो पर्सन यहाँ पे ए था और यहाँ पर्सन बी था, पर्सन ए को टोटल टैक्स का अमाउंट अपने 100 रुपी में से 1 रुपी जो है अपना टैक्स का अमाउंट पे करना पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि इसके लिए क्या क्या हो गया, कम इनकम वालों के लिए ये बहुत ज्यादा हो गया बर्डन, मतलब इनके ऊपर, इसके ऊपर बर्डन जो है, बर्डन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर कम इनकम है तो बर्डन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स का। लेकिन अगर इस पर्सन की, अदर पर्सन की, अगर पर्सन बी की बात करते हैं, इसकी इनकम क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि 11 रुपए में, मतलब ये जो 1 रुपए टैक्स लगा है, इस पर्सन के लिए 1 रुपए की क्या ही बर्डन होगी, कितना ही ज्यादा पैसा लग रहा होगा इसका। बात समझ में आ रही है।
यस मैम। यस मैम। अगर इनकम कम है तो क्या हो रहा है, इस पर्सन के ऊपर इसका बर्डन जो है ज्यादा हो लग रहा है ना। और अगर उसकी इनकम ज्यादा है तो वही टैक्स का बर्डन जो है वो कम हो जाता है। तो रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर का यही मतलब होता है। इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव इसलिए बोला गया, जब इनकम बढ़ती है तो बर्डन लेस हो जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर इनकम बढ़ रही है तो बर्डन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है। और इनकम अगर कम होती है तो बर्डन क्या हो जाता है, वाइस वर्सा। इनकम जो अगर कम हो गई तो बर्डन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी जिसकी इनकम कम उसके ऊपर बर्डन ज्यादा, जिसकी इनकम ज्यादा उसके ऊपर बर्डन बहुत ही कम। इसे हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है। ये क्या था, ये रिग्रेसिव टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं। वेयर एज अगर हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव की अगर बात करेंगे, जो कि डायरेक्ट में होता है। डायरेक्ट टैक्स कैसे नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। इसका ये मतलब होता है ना कि यहाँ पे जो पर्सन ए है उसकी इनकम कितनी थी, 100 रुपी थी। पर्सन बी की इनकम इतनी थी। तो गवर्नमेंट बोलेगी पर्सन बी से कि तुम्हारी इनकम इतनी ज्यादा है तो लाओ चलो तुम 30% इनकम टैक्स पे करो। ठीक है। इतनी ज्यादा इनकम है तुम्हारी ईयरली, तो अब इस इनकम पे 30% तुम्हें इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं जहां पे उसकी इनकम सिर्फ 100 रुपी है तो इस पर्सन को बोलेगा कि जाने दो, इतना कम इनकम है तो तुम कुछ भी मत पे करो, यानी 0% टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है कम इनकम वालों को क्या कर देगी, छूट दे देगी। बोल देगी कि तुम इनकम कम है आपकी तो आप 0% इनकम पे करिए। लेकिन अगर किसी पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा होती है तो उसके ऊपर टैक्स भी जो है बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ी टैक्स रेट बढ़ गया, जैसे जैसे इनकम घटी टैक्स रेट कम हो गया। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो बर्डन कम हो गया, और अगर हमारी इनकम जो है वो कम है तो बर्डन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये होता है क्या, रिग्रेसिव। इन दोनों चीजों में बात समझ डिफरेंस समझ में आया, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में डिफरेंस समझ में आया। यस मैम। यस मैम। ओके ओके। ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर ये होता है कि रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम बढ़ गई तो रेट ऑफ टैक्स भी देखो बढ़ गया, अगर इनकम कम हो गई तो रेट ऑफ टैक्स भी कम हो गया। ये डायरेक्ट में होता है प्रोग्रेसिव नेचर का। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसका बर्डन जो है वो कम होता जाता है। लेकिन अगर जो है इनकम कम होती है तो उसका बर्डन और ज्यादा हो जाता है। यानी 100 रुपी वाले को यहाँ पे 1 रुपी टैक्स पे करना पड़ रहा था। इसका मतलब है टोटल उसकी इनकम का 1% तो टैक्स ही चला जा रहा था। ठीक है। फिर आगे आते हैं, ये क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि गवर्नमेंट जब टैक्स रेवेन्यू होती है उसकी क्या क्या चीजें होती हैं। तो टैक्स रेवेन्यू में भी हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ लिया, दूसरा क्या पढ़ लिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स पढ़ा, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा। अब आगे है नॉन टैक्स रेवेन्यू ना। गवर्नमेंट की कुछ रिसिप्ट ऐसी भी होती है, कुछ रेवेन्यू ऐसी भी उसको जनरेट होती है जो कि नॉन टैक्स होती है, यानी कि टैक्स के अलावा भी जो उसको पैसे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू में देखो क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला, अभी पीछे एग्जांपल दिया भी था मैंने कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट टू स्टेट प्राइवेट एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा। जब भी लोन देती है गवर्नमेंट किसी को भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एंटरप्राइज हो या किसी की भी हो, लोन की रिकवरी की यहाँ बात नहीं हो रही है, लेकिन उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट जो होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के कैटेगरी में आता है। जब इंटरेस्ट मिलता है तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है वो। ठीक है, लोन के ऊपर टैक्स। तो ये टैक्स के नेचर का नहीं है, इसलिए हम इसे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के हेड में लिखेंगे। और क्या होता है, प्रॉफिट अर्न बाय पब्लिक इंटरप्राइजेस। जो पब्लिक इंटरप्राइजेस होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस हैं जिसे हम पब्लिक इंटरप्राइजेस बोलते हैं, उनके ऊपर जितने भी प्रॉफिट अर्न होते हैं
तो वो भी किस नेचर में होते हैं, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के नेचर में होते हैं, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर डालेंगे। और रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर भी कौन से वाले हेड के अंदर, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। ओके, फिर उसके बाद लिखा हुआ है, फिर उसके बाद है कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि जब भी प्रॉफिट, जब भी गवर्नमेंट जो होती है वो कहीं ना किसी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में या फॉरेन में किसी जगह पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट की रहती है। जैसे हम लोग आम पब्लिक जो है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो उससे प्रॉफिट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। इसी तरीके से सरकार को भी अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। वो डिविडेंड भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। ठीक है। फीस एंड फाइन्स। अब फीस एंड फाइन का क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग ने बहुत बार देखा है कि रोड रोड पे जो होती है वो चालान कटता है लोगों का, अगर कोई ढंग से हेलमेट नहीं लगाया हुआ है या मास्क नहीं पहन रहा है। फिलहाल इधर तो ऐसे भी चल रहा है कि कई रीजन की वजह से जो है फीस पे करना पड़ता है या फाइन पे करना पड़ता है। जैसे हम हिंदी में चालान कहते हैं, चालान कट गया किसी का ना, उसने हेलमेट नहीं लगाया था रोड पे तो चालान कट गया। या हम अगर कभी पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसके बनवाने के लिए, नया पासपोर्ट बनवाने के लिए फीस पे करते हैं। या अगर हमारा कोर्ट में कोई केस वगैरह चलता है तो जो है कोर्ट फीस पे करते हैं ना, लॉयर को देने के अलावा जो भी कोर्ट फीस होती है वो होती है। लाइसेंस फी है, लोग नया लाइसेंस बनवाते हैं। या तो ड्राइविंग लाइसेंस की बात की जाए या किसी नए कंपनी या अपना कुछ खोलने के लिए, कोई ऑफिस खोलने के लिए, किसी भी चीज के लिए लाइसेंस लेना होता है तो उसके लिए भी कुछ फीस का अमाउंट पे करना पड़ता है। तो हम किससे ये सब पे करते हैं, हम गवर्नमेंट को ही ये सब पे करते हैं अमाउंट। और गवर्नमेंट के लिए ये क्या बन जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है। ट्यूशन फीस इन गवर्नमेंट स्कूल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फीस एंड फाइन, जिसे हम मेन हेडिंग में लिख सकते हैं और उसके एग्जाम्पल आपसे बता सकते हैं कि ये सारी चीजें भी क्या होती हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज होती हैं, जो कि गवर्नमेंट को रिसीव होती हैं छोटे मोटे फॉर्म में। ग्रांट्स एंड डोनेशन रिसीव, गवर्नमेंट को कभी कभी क्या होता है, ग्रांट मिल जाता है या डोनेशन, कोई कोई डोनेशन दे देता है, तो ये सब भी टैक्स के थ्रू नहीं आया। और दूसरी बात, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट नहीं होती है, तो कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। और क्योंकि टैक्स के फॉर्म में नहीं मिला है इसलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में आएगा। ठीक है। एस्चीट लिखा हुआ है। एस्चीट मतलब क्या होता है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई एक इंडिविजुअल है, ऐसे मानते हैं कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, ऑफिस है, बंगलो है, सारी चीजें हैं। लेकिन उस पर्सन का कोई भी लीगल हायर नहीं है। लीगल हायर मतलब कि ऐसा कोई उसके पीछे रहने वाला, मतलब उसके उसके घर में, उसके खानदान में ऐसा नहीं है कि उसके ना रहने पे, यानी उस पर्सन के डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो सके, है ना। जिसे हम कहते हैं कि उस पर्सन का कोई भी लीगल हायर नहीं है, कानूनी तौर पे उसका कोई भी जो है प्रॉपर्टी रखने वाला इंसान नहीं है। तो ऐसे पर्सन के डेथ के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है बची हुई, वो गवर्नमेंट अपने नाम पे कर लेती है। ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन पर्सन का कोई, वो अकेला है, उसका कोई आगे पीछे रहने वाला नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है उस पर्सन के डेथ के बाद। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं चीट। ये बात समझ में, ये भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। फिर उसके बाद लिखा है स्पेशल असेसमेंट। अब स्पेशल असेसमेंट क्या होता है ना, कभी कभी कुछ अलग तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, कुछ स्पेशल तरीके से, जिसमें एक ऐसा एग्जांपल है कि कुछ एरिया होती है, कुछ जगह होती है जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट का काम कर देती है ना। कुछ भी जो है डेवलपमेंट का काम की है, जैसे कि मेट्रो बना दी या फ्लाईओवर बना दी, है ना, या वहाँ पे जो है मॉल वगैरह बना दी है, किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट का काम किया। और उसके बाद क्या होता है, उस एरिया के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बहुत इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि कोई ऐसी एरिया जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी और गवर्नमेंट वहाँ नया मेट्रो बना दी, तो अब क्या होगा, उस जगह के प्रॉपर्टी का जो प्राइसेस है, वैल्यूज है, वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिससे वहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर जो है ना, उनको बहुत फायदा होता है। तो तब गवर्नमेंट क्या बोलती है ना, उन प्रॉपर्टी ओनर के पास जाती है, बोलती है कि मेरे डेवलपमेंट वर्क की वजह से आपको जो है ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो लाओ कुछ पैसा लाओ, मुझे ला के दो। ठीक है।
तो उस केस में प्रॉपर्टी ओनर से जो है पेमेंट लेती है गवर्नमेंट, कुछ पैसा इकट्ठा ले लेती है, क्योंकि मेरे डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे भी केसेस होते हैं जिस टाइम पे गवर्नमेंट के पास जो है रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जिसे हम नॉन टैक्स के नेचर में बोलते हैं कि ये रेवेन्यू कैसे रिसिप्ट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये बात समझ में आई? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, इसमें किसी में कंफ्यूजन है किसी को? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या थे? हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में पढ़े थे, रिसिप्ट जो है वो 2 टाइप्स के थे, एक था टैक्स रेवेन्यू और दूसरा था नॉन टैक्स। हाँ, एक था टैक्स रेवेन्यू जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है वो चीजें पढ़ी। उसके बाद था दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर भी इंटरेस्ट जो है रिसीव हुआ, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस एंड फाइन, ग्रांट्स, डोनेशन, एस्चीट और स्पेशल असेसमेंट, ये जो फॉर्म्स है ये क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या लिखा हुआ था रेवेन्यू रिसिप्ट में। रेवेन्यू रिसिप्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है, इसका मतलब है जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं। इसको समझने के लिए भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा था, लाइबिलिटी कम हो करती थी या तो एसेट इंक्रीज होता था। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें ना तो लायबिलिटी रिड्यूस होती है ना ही एसेट इंक्रीज होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रट्टा मारने का या लर्न करने का एक तरीका है। वैसे तो रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर ये बात समझ में आता है तो। कैपिटल जैसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया अगर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो हम रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन भी यहीं से देख के बना सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लायबिलिटी या तो कम होती थी, एसेट बढ़ता था, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना नाइदर रिड्यूसेस द लायबिलिटी नॉर इंक्रीजेस द एसेट। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा है ये कि एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा हो ना तो कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, वो होती है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ प्रीति फिर से बोलो। ये बात समझ में आई क्या होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? यस मैम, यस मैम। ओके, कुछ एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कि इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, जैसे अभी हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट एग्जांपल में पढ़ा था कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट लोन देती है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, जो भी बोरोइंग ली होती है, यानी किसी कह सकते हैं रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से या आरबीआई से या कहीं से भी अगर लोन ली है सरकार, तो उस लोन के ऊपर उसको भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वो एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। वो एग्जाम्पल हो गया। और कुछ एग्जाम्पल है जैसे सब्सिडीज हो गया या सैलरी गिवन हो गया। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को जितनी भी सैलरी पे करती है वो सारी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट के छोटे मोटे खर्चे के अंदर आता है, एक्सपेंडिचर होता है। सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, बहुत बहुत सारे गुड्स पे जो है बहुत सारी कंपनी को और बहुत कभी कभी जनरल पब्लिक को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे कि जो है गैस सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलती है। और हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब यूज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स यूज करने के लिए फर्टिलाइजर कंपनीज को गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। तो ये सारे सब्सिडीज वगैरह पे भी जितने भी खर्चे होते हैं ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, डिफेंस गुड्स परचेज करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन पे यानी कि जैसे काम काज कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सब चीजें संभालने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात समझ में आई सबको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? यस मैम,
यस मैम। खत्म करिए, खत्म करिए। हाँ, क्या इसके बाद है इसी से रिलेटेड, इसमें हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, देखो कि अगर हम एक्सपेंस की बात करें, गवर्नमेंट के खर्चे की बात करते हैं, तो दो तरीके का एक्सपेंस होता है। एक तो कैपिटल नेचर का होता है जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर का जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर निकालना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का कुल मिला के टोटल कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं, तो कोई बता सकता है इसमें देख के भी कि कैसे हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ये नहीं पूछा कि किस नेचर का है, तो हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लस कर देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। मतलब हम क्या कर सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या बन जाएगा हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर। ओके,